हाय स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अब 12वां चैप्टर पॉलिटेक्निक में फिजिक्स का विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा। ये पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये सीरीज हमने जो शुरू किया है इसमें एक वीडियो में पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो ये 12वां चैप्टर हम पहुंचे हैं, विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा को समझने के लिए देखिए, आप ऐसे समझेंगे तो याद रहेगा। ऊष्मा किसी वस्तु, देखिए कोई वस्तु है तो एक वस्तु ऊष्मा देती है तो दूसरी वस्तु ऊष्मा लेती है, होता है ना। जब दो वस्तु, तो जो वस्तु ऊष्मा दे रही है उसका ताप कम होगा। अब जितनी ऊष्मा देगी उतनी ही ऊष्मा दूसरी वस्तु लेगी, है ना। अब ये ली गई अथवा दी गई ऊष्मा दो बात पर निर्भर करती है। अब जो वस्तु ऊष्मा दे रही है वो कितनी ऊष्मा दे सकती है, ये चीज दो बात पर निर्भर करती। पहला, द्रव्यमान कितना है, यानी कितनी मात्रा में है, और दूसरा ताप कितना है। ये द्रव्यमान और ताप पर देखिए, द्रव्यमान अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा ऊष्मा दे सकती है, ताप अगर अधिक है तब भी ज़्यादा दे सकती है। उसी का उल्टा भी समझ लीजिए, है ना। जब वस्तु लेगी ऊष्मा तो द्रव्यमान और ताप पर निर्भर करेगी। तो यहाँ से हमको मिला विशिष्ट ऊष्मा क्या, कि किसी वस्तु द्वारा दी गई अथवा ली गई ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान और ताप में वृद्धि के अनुपाती होती है ना। तो यह हम मान लेते हैं कि यदि दी गई अथवा ली गई ऊष्मा डेल्टा क्यू है, ये किस बात पर निर्भर कर रही है, वस्तु के द्रव्यमान और ताप में वृद्धि पर। तो यदि यम द्रव्यमान की वस्तु का ताप डेल्टा टी बढ़ाया जा रहा है तो उस वस्तु द्वारा दी गई अथवा ली गई ऊष्मा कितनी होगी, डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल यम डेल्टा टी, अनुक्रमानुपाती होती है, अभी बताया। द्रव्यमान बढ़ेगा तब भी ऊष्मा ज़्यादा, ताप बढ़ेगा तब भी ऊष्मा ज़्यादा। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, अब ये बराबर नियतांक लगेगा और यहाँ विशिष्ट ऊष्मा के लिए एक नियतांक आ जाएगा यस यम डेल्टा टी। तो इसको व्यवस्थित लिखने के लिए देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा क्यू बराबर यम यस डेल्टा टी। तो ये मिल गया दी गई अथवा ली गई ऊष्मा। तो यहाँ से यस बराबर यदि हम निकालना चाहें, यानी विशिष्ट ऊष्मा निकालना चाहें, तो यस बराबर क्या होगा, डेल्टा क्यू, बताइए क्या होगा, यस बराबर यम डेल्टा टी का गुणा है। इसको क्यू के पास ले जाएंगे तो जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा उधर, तो यम गुणे डेल्टा टी। तो यस बराबर ये विशिष्ट ऊष्मा के लिए फार्मूला मिल गया। अब यहाँ से भी विशिष्ट ऊष्मा हम परिभाषित कर सकते हैं, कैसे। यदि मान लें हम, यदि यम बराबर 1 किग्रा, ठीक, और ताप में वृद्धि कितनी की जाए, 1 अंश सेंटीग्रेड, तो यहाँ से यस बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू। यानी विशिष्ट ऊष्मा किसके बराबर हो गई, ऊष्मा दी गई अथवा ली गई ऊष्मा की मात्रा के बराबर हो जाएगी। तो देखिए, हम ताप बढ़ा करके इसको परिभाषित कर ले रहे हैं, कैसे। यदि एकांक द्रव्यमान की वस्तु का ताप 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके द्वारा आवश्यक ऊष्मा, या कह लीजिए आवश्यक ऊष्मा, जब ताप बढ़ाएंगे तो ऊष्मा की आवश्यकता होगी ना, तो आवश्यक ऊष्मा ही जो क्या हो जाएगी, विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी। फिर सुनिए, एकांक द्रव्यमान की वस्तु का ताप 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक, एकांक द्रव्यमान की वस्तु का ताप 1 अंश, साथ में बोलिए क्या होगा, एकांक द्रव्यमान की वस्तु का ताप 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया विशिष्ट ऊष्मा। अब ये विशिष्ट ऊष्मा के मात्रक क्या होते हैं, देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ये देखिए, दी गई या ली गई ऊष्मा, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा और अंश सेल्सियस, ये हो गया। और इसके अलावा देखिए केल्विन में भी लिख सकते, केल्विन में लिखिए जूल, एसआई मात्रक लिखना है ना, तो एसआई में यहाँ केल्विन लिखिए, और जब कैलोरी कीजिए सेल्सियस लिख दीजिए। तो यह इसका हो सकता है कैलोरी प्रति ग्राम, करिए कैलोरी प्रति ग्राम अंश सेल्सियस, ये हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब जल की विशिष्ट ऊष्मा, एक पॉइंट और याद रखिए, जल की जो है विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। मतलब जल के 1 किलोग्राम का ताप 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी, है ना। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, और वो कितनी होती है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम अंश सेंटीग्रेड। कितना, यही लिख दें, 1 कैलोरी लो,
ऐसे समझ लीजिए कि 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड होती है। कितनी? जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड होती है। अब इसका मात्रक चेंज करके भी आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ हमने लिखा 1 कैलोरी प्रति ग्राम अंश सेंटीग्रेड। अब देखिए कैलोरी को आप किलो कैलोरी में भी बदल सकते हैं, किलो कैलोरी में भी बदल सकते हैं। तो इसको किलो में बदल दे रहे हैं, इसको भी किलो में बदल दे रहे हैं। तो ऊपर देखिए एक कैलोरी में कितना किलो कैलोरी? 10 घाते -3 बनेगा। अभी मिटा देंगे, समझिए 10 घाते -3 किलो कैलोरी होगा, किलो कैलोरी। ठीक, और बटे में क्या है? ग्राम है। इसको भी किलोग्राम में बदलिए तो 1 ग्राम में कितना किलोग्राम बन जाएगा? 10 की घात -3 किलोग्राम। होगा कि नहीं होगा? अंश सेल्सियस है ही, ठीक, ये बटे में है तो ये 10 की घात -3 कर गया। तो मिला क्या? 1 किलो कैलोरी कहिए या 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, यानी किग्रा अंश सेंटीग्रेड, ये हो सकता है। अब इसको जूल में भी बदल करके आप लिख सकते हो, बदल लीजिए। तो जूल में बदलिए। 1 कैलोरी में देखिए कितना जूल होता है, अभी हमने बताया 1 कैलोरी में कितना होता है? 4.2 जूल। तो कितना करेंगे? इसको लिखिए 4.2 जूल, और इस किलो है तो किलो को हटाएंगे तो कितना? 10 की घात 3 लिखना होगा। तो 4.2 गुणे 10 की घात 3 कैलोरी प्रति किग्रा अंश सेंटीग्रेड, ये होता है विशिष्ट ऊष्मा किसकी? जल की। ठीक, जल की विशिष्ट ऊष्मा कहिए 1 कैलोरी प्रति ग्राम अंश सेंटीग्रेड या 4.2 गुणे 10 की घात 3 कैलोरी प्रति किग्रा अंश सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये विशिष्ट ऊष्मा हो गई। अब देखिए विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो नियत ताप पर होती है और नियत आयतन पर होती है। ठीक है, तो स्थिर, नियत या कहिए या स्थिर, एक ही बात है। तो स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा जो होगी वो यस्वी कहेंगे, और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कितनी हो गई? यस्वी। और स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा यस्पी। ठीक है, यस्पी क्या है? स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, और ये क्या है? स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक, चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं आगे मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक इसी प्रकार से हम समझेंगे। देखिए विशिष्ट ऊष्मा जैसे बताया उसी प्रकार से मोलर विशिष्ट ऊष्मा होगी, है ना। विशिष्ट ऊष्मा अभी हमने बताया कि ऊष्मा की मात्रा दी गई या ली गई ऊष्मा की मात्रा द्रव्यमान और ताप में वृद्धि पर निर्भर करती है ना। तो उसी प्रकार से मोलर विशिष्ट ऊष्मा ये जो है किसी वस्तु द्वारा दी गई अथवा ली गई ऊष्मा की मात्रा जो होती है वो उस पदार्थ के मोलों की संख्या, यानी स्मॉल मोल की संख्या प्रदर्शित करते हैं ना, मोलों की संख्या और ताप में वृद्धि के अनुपाती होती है। यानी दी गई या ली गई ऊष्मा किस बात पर निर्भर करती है? मोलों की संख्या और ताप में वृद्धि पर। ठीक, तो दी गई अथवा ली गई ऊष्मा किसी वस्तु के मोलों की संख्या और ताप में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। इस तरीके से आप परिभाषित करेंगे और समझेंगे तो याद रहेगा हमेशा। आप प्रोपोर्शनल हटा, नया नियतांक आएगा और यहाँ नियतांक मोलर विशिष्ट ऊष्मा को C से परिचित करेंगे, CN डेल्टा T। ठीक, तो यहाँ से C बराबर क्या मिल जाएगा? C बराबर यहाँ से मिला क्या बताइए? डेल्टा Q। बताओ कितना होगा? डेल्टा Q यहाँ बटे में कितना लिखा जाए? N और डेल्टा T। तो ये मिल गया विशिष्ट ऊष्मा। अब उसी प्रकार से यहाँ भी परिभाषित कर लीजिए। कैसे करेंगे? यदि N बराबर कितना? 1 मोल और डेल्टा T बराबर कितना? 1 अंश सेंटीग्रेड, तब यहाँ से C बराबर क्या मिल जाएगा? N का मान 1 रखिए, डेल्टा T भी 1 रखिए, तो C बराबर क्या मिलेगा? बोलो जी, डेल्टा Q। ये हो गया। ठीक, तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा किसके बराबर हो गई? दी गई या ली गई ऊष्मा के बराबर। कब? जब 1 मोल पदार्थ की मात्रा हो।
तो परिभाषित कैसे करेंगे, एक मोल, यदि एक मोल पदार्थ का ताप, किसी वस्तु के एक मोल पदार्थ का ताप 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक, जैसे विशिष्ट ऊष्मा किया था, विशिष्ट ऊष्मा में क्या कहा था हमने, 1 किलोग्राम द्रव्यमान, किसी वस्तु के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा होती है। और वहीं 1 किलोग्राम की जगह यदि मोल कह देते हैं तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी। तो कैसे कहेंगे कि किसी वस्तु के 1 मोल का ताप 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने बताया विशिष्ट ऊष्मा निश्चित या कह लीजिए स्थिर आयतन पर होता है, स्थिर दाब पर होता है, ठीक उसी प्रकार से मोलर विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन पर भी होगी। स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, Cv हो जाएगी। Cv क्या है, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, और Cp क्या है, स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। अच्छा देखिए ये गैस के लिए लागू होता है, गैस के लिए। तो अब यहां से समझिए थोड़ा सा, Cv ज़्यादा होगा कि Cp ज़्यादा होगा, प्रैक्टिकली आप बताइए कौन सा ज़्यादा होगा। स्थिर आयतन पर आपको गर्म करने के लिए ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी या स्थिर दाब पर वस्तु को गर्म करने के लिए ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी। कब ऊष्मा की ज़्यादा आवश्यकता होगी आपको ये बताना है, स्थिर आयतन पर कि स्थिर दाब पर। क्या होगा, स्थिर आयतन पर, ये बता रहे हो, हम नहीं कह रहे हैं। स्थिर आयतन पर ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, देखिए आप गर्म करते हो कब आयतन स्थिर होता, कब दाब स्थिर होता, हम ये बता दे रहे हैं, फिर बताइएगा कौन ज़्यादा होगा। मान लीजिए आप जो है ये गैस पे आप गर्म कर रहे हैं, कोई पात्र है रख दिया, ठीक, इस पात्र को देखिए, इस पात्र को जब आप ढक देंगे, इस पात्र को जब ढक देंगे और इसको पकाएंगे, खाना मान लीजिए पका रहे हैं, ठीक है, खाना पका रहे हैं। तो अच्छा प्रैक्टिकली ये बात बताइए कि जब घर पे खाना बनाते हो तो यदि खुला छोड़ दो, ऊपर से ढको ना, जब ढक दे दोगे तब ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी कि जब खुला छोड़ दोगे तब ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी। दूसरा प्रश्न यही है कि यदि आप उसको खुला छोड़ देते हो, ऊपर ढकते नहीं हो, तब जल्दी खाना पकेगा या उसको ढक करके पकाओगे तब जल्दी खाना पकेगा, कब जल्दी खाना पकेगा? चलिए सोचते रहिए। तो ये क्या है, ये पात्र ले लिया हमने, इसको ढक दिया, और जब इसको ढक देंगे पूरी तरीके से तो आयतन स्थिर हो गया, आयतन स्थिर हो गया। चलिए, और यहाँ क्या है, ये गैस चूल्हा है मान लीजिए, इसको जलाया आपने, इसमें पात्र को रख दिया, अब इसको क्या करेंगे, बंद करो, इसको क्या करेंगे, अब खुला छोड़ दिया, इसमें भी वही सामान रखा है, इसमें भी, यहाँ खुला छोड़ दिया है, अब दोनों को गर्म कर रहे हैं। अब बताइए, ये खुला छोड़ दिया गया, इसका मतलब दाब स्थिर है, आयतन इसका बढ़ रहा है, मतलब गर्म करेंगे तो ये फैलता जाएगा, आयतन बढ़ेगा, है ना, और ये जितना फैलेगा उतनी जगह इसको मिलती जा रही है, तो दाब तो वही रह जाएगा। लेकिन यहाँ गर्म करेंगे, ये फैलेगा, फैलने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये बंद कर दिया गया है, बंद कर दिया गया, तो बढ़ने के लिए यानी जगह कम मिल पा रही, बढ़ने के लिए, आयतन प्रसार करने के लिए, आयतन को बढ़ाने के लिए यहाँ जगह नहीं मिल पा रही है। इसका मतलब ये दाब ज़्यादा लगाएगा, इस पर दाब ज़्यादा लगाता है। इसीलिए क्या होता है, देखिए कोई हल्का पदार्थ रखे हैं इसको ढकने के लिए, तो ये क्या होता है, ऊपर उठने लगता है ना, क्यों, क्योंकि प्रेशर इस पर बढ़ जाता है। तो यहाँ दाब बढ़ रहा है, आयतन स्थिर है ना, आयतन स्थिर है, और जब खुला छोड़ दिया हमने तो यहाँ दाब स्थिर हो गया। अब बताइए कब ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी, यहाँ कि यहाँ? कहाँ ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी, यहाँ, है कि नहीं? ये खुला छोड़ दिया गया है, तो इसको गर्म करेंगे आप तो ज़्यादा देर में खाना बनेगा, यहाँ ज़्यादा देर में पकेगा, ये जल्दी पक जाएगा, मतलब Cp का मान ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक, तो याद रखिए हमेशा Cp का मान Cv से अधिक होता है, और गैस के लिए ये Cp ज़्यादा होता है, तो कितना ज़्यादा होता है, गैस नियतांक के बराबर होता है। चलिए ये होगा सिलेबस में, देख लेंगे, बाकी इतना ही। तो Cp और Cv मोलर विशिष्ट ऊष्मा हो गई। अब इसके बाद समझते हैं हम ऊष्माधारिता।
ये हम समझते हैं अब गुप्त उष्मा। देखिए आप लोग घर पे प्रैक्टिकल किए होंगे। प्रैक्टिकल क्या, आप डेली रूटीन में ऐसा सब करते रहते हैं। पानी को गर्म किए होंगे या किसी भी पदार्थ को गर्म किए होंगे। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं क्या होता है, उसका ताप पहले बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, धीरे धीरे वो गर्म होता है, मतलब उष्मा लेता है, ताप बढ़ता है। ये तो हम समझ चुके हैं। अब ताप धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना, ताप बढ़ेगा, उष्मा लेगा, ताप बढ़ेगा, यही प्रक्रिया चलती है। फिर क्या होता है, वो द्रव से वाष्प में बदलने लगता है, गैसीय अवस्था में आने लगता है। और तब कितना भी गर्म कीजिए उसका ताप नहीं बढ़ता, उसका ताप तब नहीं बढ़ता। तो जो उष्मा ले रहा है, यानी जो हम गर्म कर रहे हैं, वो उष्मा कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है वो उष्मा, जल को वाष्प में बदलने में खर्च हो रही है, जल को वाष्प में बदलने में खर्च हो रही है। इसी उष्मा को हम गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है, समझ गए। परिभाषित कर लेते हैं। एकांक द्रव्यमान का स्थिर ताप पर अवस्था परिवर्तित करने में जितनी उष्मा व्यय होती है उसे गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक, एकांक द्रव्यमान का स्थिर ताप पर अवस्था को बदलने के लिए जितनी उष्मा लगती है वो गुप्त उष्मा होती है। अब गुप्त उष्मा के लिए फार्मूला क्या होता है, Q बराबर यम एल, जहां यम द्रव्यमान है, यल गुप्त उष्मा है और Q कुल उष्मा होती है। ठीक, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम समझते हैं, देखिए अवस्था दो प्रकार से परिवर्तित होती है। अवस्था दो प्रकार से परिवर्तित होती है, एक तो वाष्पन में और एक गलन में, यानी जल को वाष्प में बदलना है। दूसरा क्या करना है, गलन यानी ठोस को किसमें, द्रव में बदलना है। तो जब जल को वाष्प में बदलते हैं तो वाष्पन की गुप्त उष्मा होती है, और जब ठोस को द्रव में बदलते हैं तो वो गलन की गुप्त उष्मा होती है। तो चलिए सबसे गलन की गुप्त उष्मा और वाष्पन की गुप्त उष्मा। जब ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव में बदलता है, द्रव को गर्म करते हैं तो गैस में बदलता है। तो ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलन, और द्रव को गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन, है ना। तो गलन और वाष्पन हो गया। तो ठोस अवस्था में जल में ले लेते हैं तो क्या होता है, बर्फ, बर्फ को गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, जल, जल को गर्म करते क्या बनेगा, वाष्प, है ना। तो ये बर्फ कितने ताप पर बनता है, 0 सेंटीग्रेड के ताप पर। तो 0 सेंटीग्रेड के ताप पर 1 ग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है वो गलन की गुप्त उष्मा होती है। अब उसी प्रकार से देखिए, जल को वाष्प में बदलना कितना गर्म करना पड़ेगा, 100 सेंटीग्रेड। तो 100 सेंटीग्रेड के ताप पर 1 ग्राम किसको, जल को वाष्प में बदलने के लिए जितनी उष्मा लगेगी उसे क्या कहेंगे, वाष्पन की गुप्त उष्मा। अब समझिए उष्माधारिता। उष्माधारिता क्या है कि उष्मा को धारण करने की क्षमता ही उष्माधारिता होती है। मतलब कोई वस्तु जितनी उष्मा धारण कर सकती है, ग्रहण कर सकती है, वही उष्माधारिता होती है। उष्मा धारण करने की क्षमता को उष्माधारिता कहते हैं। तो अब देखिए, किसी, या ऐसे भी आप कर सकते हैं, किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान, अभी हमने विशिष्ट वाला जब कहा तो उसमें एकांक कहा है, एकांक हटा लीजिए, कुल द्रव्यमान ले लीजिए, वो उष्माधारिता हो जाएगी। तो किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे उष्माधारिता कहते हैं। कहिए साथ में क्या होगा, किसी वस्तु का कुल द्रव्यमान, किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का ताप कितना, 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है वही उष्माधारिता कहलाती है। और किसी वस्तु की उष्माधारिता जो होती है वो वस्तु के द्रव्यमान और विशिष्ट उष्मा के गुणनफल के बराबर होती है ना। क्योंकि विशिष्ट उष्मा क्या है, देखिए वस्तु का द्रव्यमान, या ऐसे लिखिए उष्माधारिता बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुणे विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा क्या है, एकांक द्रव्यमान का ताप, मतलब 1 ग्राम का ताप बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है वो विशिष्ट उष्मा है। 1 ग्राम का ताप बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा लगती है वो विशिष्ट उष्मा है। 1 ग्राम में कुल द्रव्यमान का गुणा कर देंगे हम तो कुल उष्मा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो वही हो जाती है उष्माधारिता। उष्माधारिता मतलब वस्तु का द्रव्यमान गुणे विशिष्ट उष्मा। ठीक है, या यमीएस भी करके लिख सकते हैं आप, उष्माधारिता C बराबर यमीएस, ऐसे भी। ठीक, और मात्रक के लिए अब क्या करेंगे, देखिए यम द्रव्यमान है, यस के लिए क्या होता है, डेल्टा Q बटे यम डेल्टा T होता है, नहीं होता, यम यम कट गया। अब यहाँ बचा क्या, Q अपान डेल्टा T। तो Q क्या होता है, कैलोरी, उष्मा की मात्रा क्या होती है, कैलोरी प्रति n सेंटीग्रेड ना, या आप लिख सकते हैं जूल प्रति n सेंटीग्रेड, या लिख सकते हैं
जूल प्रति केल्विन, तो कोई भी मात्रक लिख लीजिए, ये हो गया। चलिए अब समझते हैं कैलोरीमीति का सिद्धांत। ये क्या है कि देखिए, जब दो वस्तुओं को जिनके ताप में अंतर है, एक गर्म है एक ठंडी है, एक गर्म है एक ठंडी है, अब दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में ले आएंगे तो क्या होगा, जिसका ताप अधिक है उसमें से ऊष्मा कम ताप की ओर आएगी ना, तो इस एक में से ऊष्मा निकलेगी, दूसरे में ऊष्मा आएगी, एक ऊष्मा देगा दूसरी ऊष्मा लेगा, ठीक है। तो दी गई ऊष्मा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है, मतलब जितनी ऊष्मा ये देगा उतनी ऊष्मा ये लेगा। इसका ताप ज़्यादा है कम है, ज़्यादा है, तो जितनी ऊष्मा ये देगा उतनी ऊष्मा ये लेगा, बस इतने है कैलोरीमीति का सिद्धांत। अब इसको कथन के रूप में हम कैसे कहेंगे कि संपर्क में रखी हुई दो वस्तुओं के बीच एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है, ठीक। अब देखिए इसके लिए हम फार्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मान लीजिए एक वस्तु का द्रव्यमान m1 है और इसकी विशिष्ट ऊष्मा s1 है ना, और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 है और इसकी विशिष्ट ऊष्मा s2 है। अब इसका ताप हम मान लेते हैं T1 है, इसका ताप T2 है, और दोनों को देखिए T1 किसको ज़्यादा माने, जो आप कहिए, चलिए T1 को अधिक कर लेते हैं, T2 को कम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ताप ज़्यादा है। अब इसको जब मिलाएंगे एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे तो क्या होगा, इसका ताप ज़्यादा है तो इसमें से ऊष्मा इसमें आएगी, है ना, ये ऊष्मा देगा और ये ऊष्मा लेगी, तो इसके द्वारा दी गई ऊष्मा, ये दी गई ऊष्मा इसके द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। यही है कैलोरीमीति का सिद्धांत, है ना। अब ऊष्मा बराबर हम पढ़ चुके हैं mS डेल्टा T, mS डेल्टा T। तो दी गई ऊष्मा कितनी होगी, देखिए ध्यान से, दी गई ऊष्मा, अच्छा चलिए इसको पहले लिख लेते हैं ऐसे, दी गई ऊष्मा बराबर क्या होगी, ली गई ऊष्मा के, है ना। अच्छा, अब कितनी ऊष्मा ये दे रहा है, mS डेल्टा T होता है ना, द्रव्यमान कितना है इसका m1, और विशिष्ट ऊष्मा कितनी है s1, और ताप में परिवर्तन इसमें कितना हो रहा है, मान लीजिए डेल्टा T, है ना, और ये बराबर होगा ली गई ऊष्मा के, द्रव्यमान कितना है m2, विशिष्ट ऊष्मा s2, ताप में परिवर्तन डेल्टा T, ठीक है। तो अब ये कैसे हम डेल्टा T निकालेंगे, m1 s1 तो मान लीजिए ये दिया होगा, तो ये डेल्टा T कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों को जब मिला देंगे, दोनों को एक दूसरे संपर्क में, तो एक समान ताप मान लीजिए T हो गया, ठीक। इसको प्रैक्टिकली समझिए तब अच्छे समझ में आएगा आपको। मान लीजिए ये पहले वाले का ताप जो ऊष्मा दे रहा है, यानी अधिक ताप वाला, इसको मान ले रहे हैं ये कितना, चलिए 10 मान लेते हैं, इसका जो है ताप कितना है 10 अंश सेंटीग्रेड है, ठीक। और दूसरे वाले का ताप कितना मान लें, कम ही मानेंगे, कितना माने, चलिए इसको मान लेते हैं 2 अंश सेंटीग्रेड, ठीक है। अब दोनों को संपर्क में ले आएंगे तो इसमें से ऊष्मा इसमें आएगी, तो मान लीजिए एक समान ताप हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 6 6 12, आधा कर लीजिए 6, तो मान लीजिए एक समान ताप 6 6 हो गया दोनों में, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें से देखिए, इसमें से ताप कितना कमी आई है, ताप में कमी, यहाँ इसमें क्या होगी, ताप में कमी होगी, यहाँ क्या होगी, ताप में वृद्धि होगी, है ना। तो ताप में कमी कैसे निकालेंगे, पहले ताप कितना था, देखिए m1 s1 तो होगा, ताप में कमी कितनी आएगी, ये 10 - 6 यानी T1 - T, बाद में ताप कितना हो गया T, तो ये मिल गया T1 - T, ठीक, बराबर m2 s2, और यहाँ डेल्टा T कितना होगा, यानी ताप में यहाँ वृद्धि हो रही है, ताप में वृद्धि हो रही, कितनी वृद्धि हो रही, देखिए 2 से 6 हो गया, तो वृद्धि कितनी हुई 4 की, वो 4 कैसे आया 6 - 2 करके, इसका मतलब कितना करना पड़ेगा T - T2 करना पड़ेगा। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। यदि ताप में वृद्धि और कमी दिया हो तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दीजिए, और यदि अलग अलग ताप दिया हो तो ये फार्मूला लगा दीजिए, आप बना लीजिएगा इस प्रकार से। तो ये हो गया कैलोरीमीति का सिद्धांत। 8 तरीके से कैलोरीमीति का सिद्धांत हम समझ लेते हैं। देखिए क्या है कि एक वस्तु का द्रव्यमान m1, विशिष्ट ऊष्मा s2, ताप T2 है, दूसरे वस्तु का द्रव्यमान m2, विशिष्ट ऊष्मा s2, ताप T2 है,
और हम मान ले रहे हैं पहले वस्तु का ताप इसका ज़्यादा है 10 अंश सेंटीग्रेड मान रहे हैं, दूसरे का ताप 2 अंश सेंटीग्रेड। अब बड़ी गिनती मान सकते हैं, हम समझने के लिए लिख रहे हैं। अब दोनों को जब मिला देंगे तो क्या होगा, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा आएगी, है ना। तो 10 से 2 की ओर इसमें से आएगी और तब तक आएगी ऊष्मा जब तक ताप बराबर नहीं हो जाता। तो अब मान ले रहे हैं तो एक समान ताप कितना हो जाएगा 6, 10 2 12 आधा कर दीजिए 6 6, दोनों का ताप समान हो गया है। अब देखिए दी गई ऊष्मा कितनी होगी, M1S1 डेल्टा टी, यानी ताप में यहाँ वृद्धि होगी, जिसका ताप अधिक है उसके ताप में वृद्धि होगी और वो ऊष्मा देगा। तो दी गई ऊष्मा बराबर M1S1 डेल्टा टी हो गया। अब दूसरी वस्तु ऊष्मा लेगी और ली गई ऊष्मा कितनी हो जाएगी M2S2 डेल्टा टी, ठीक। अब डेल्टा टी यहाँ क्या है, ताप में कमी, ये क्या है, ताप में वृद्धि। अब कमी कितनी मिली है, 10 से 6 हुआ है, T1 से T हुआ है, यानी पहले वाले का ताप T1 है, दूसरे का ताप T2 है। जब हमने मिला दिया तो एक समान ताप T हो गया है, जैसे यहाँ एक समान ताप 6 हो गया था। तो ताप में कमी कैसे मिली, 10 - 6 तो T1 - T हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ, ताप में वृद्धि 2 से 6, T2 से T। तो ताप में वृद्धि कितनी हुई, 6 - 2 यानी T - T2, T - T2 ये हो गई ताप में वृद्धि, ये हो गई कमी। तो इस प्रकार से दी गई ऊष्मा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। ये हो गया कैलोरीमीटर का सिद्धांत। अब देखिए इस चैप्टर का हमने पूरा वीडियो डिटेल अच्छे से पढ़ लिया है। इसके बाद अगला चैप्टर देखिए, पूरा चैप्टर हम खत्म करने के बाद फिर न्यूमेरिकल देंगे। न्यूमेरिकल में देखिए क्रम से इम्पोर्टेंट जो भी न्यूमेरिकल हैं बताएंगे और आपको परीक्षा में बहुत ही आसानी होगी। देखिए फिजिक्स में आपका एक भी नंबर नहीं जाएगा यदि आपने ये पॉलिटेक्निक का ये जो हमने प्लेलिस्ट बनाया है, जो क्रम से बता रहे हैं, इसको यदि आप पूरा देख के जाते हैं तो एक भी नंबर हमको लगता है नहीं आपका जाए। वैसे बाई चांस एक आध नंबर नहीं आ रहा वो अलग बात है, बाकी आप सबको टच कर पाएंगे, हर क्वेश्चन को टच कर पाएंगे। जुड़े रहिए, आराम से पढ़िए, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा।